कंवर साहब जरा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, 27th अमेंडमेंट है, इसमें सारी कॉन्स्टिट्यूशन जो हुई है A to Z क्लॉजेज जो है इसके, आर यू गुड विद इट, या कोई क्लॉजेज ऐसे भी हैं जो आपको पसंद हैं या कोई ऐसे क्लॉजेज हैं जो आपको पसंद नहीं है, या हाउ वुड यू कम अप विद ऑल दोस थिंग्स? जी मुबशर साहब, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है 27th अमेंडमेंट का, ये तो अभी मैं टीवी पे देख रहा था, अभी वो नेशनल असेंबली से शेक बाय शेक क्लियर हो गया है जी। तो उसके जो ओवरऑल सब्जेक्ट्स हैं वो भी अब काफ़ी हद तक क्लियर आ चुके हैं। पहला सब्जेक्ट है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, सेकंड सब्जेक्ट है आर्मी की हायरार्की में तब्दीली, और फिर थर्ड सब्जेक्ट है मोस्टली इम्यूनिटी का। जी। जो थर्ड सब्जेक्ट है इम्यूनिटी का, उस पे तो आई टोटली अपोज द 27th अमेंडमेंट। देयर शुडंट बी एनी क्वेश्चन ऑन दिस। अच्छा। बिकॉज दिस इज नॉट ओनली ए इलीगल, अनलॉफुल, रादर इनह्यूमन, बिकॉज आपने इम्यूनिटी आपने किसी थर्ड पर्सन के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज करके देनी है। सो ये इम्यूनिटी टू द एक्सटेंट ऑफ द ऑफिस टेन्योर तो जायज है, लेकिन उसके बाद ये इम्यूनिटी देना जो है ये एक आई वुड से ड्रैकोनियन किस्म की एक इंटरप्रिटेशन है, और ये बिल्कुल किसी सूरत में भी ये नहीं होनी चाहिए, वट एवर स्टेज इट इज। नंबर 2 आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड में एक इबहाम जो है वो थोड़ा सा क्रिएटेड है अभी तक, हालांकि ये बार बार बात क्लियर की जा रही है कि इफ़ देयर आर 2 पैरेलल सुपीरियर कोर्ट्स, अभी देखें 3 पैरेलल सुपीरियर कोर्ट्स हैं, एक है फेडरल शरीयत कोर्ट, एक है सुप्रीम कोर्ट, और अब नई जो आ रही है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो इन तीनों में से जहाँ तक सुपीरियरिटी का ताल्लुक है, और जो लीगल पार्लेंस में हम जो अगर बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज जो फेडरल शरीयत कोर्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये दोनों स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शंस की कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो एक ओवरऑल जुरिस्डिक्शन है जो कि उसको अवेलेबल है, लेकिन इस आइन के जरिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को असल में एक जनरलाइज किस्म का, बल्कि ओवरलैपिंग किस्म की जुरिस्डिक्शन जो है वो दी जा रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल और अपीलेट और एडवाइजरी और सुओ मोटो जुरिस्डिक्शंस को भी इफेक्ट करती है। तो इसलिए यहाँ ये बात थोड़ी सी मेरा ख्याल है वाज़ेह होनी चाहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल एक अपीलेट बेंच के तौर पे काम करेगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड है, ये कोड जो है ये असल सुप्रीम कोर्ट होगी। तो ये इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इंटरप्रिटेशन जो है वो इस तरह होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट शुड हैव द अल्टीमेट कंट्रोल, और जिस तरह फेडरल शरीयत कोर्ट के भी ऑर्डर्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, तो इसी तरह फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को भी अगर ये स्पेशल जुरिस्डिक्शन है तो जनरल जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास रहनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस मामले को आगे आप देखेंगे जी, जब ये चैलेंज होगा तो इस इंटरप्रिटेशन को भी एक नज़र देखा जाएगा। इसके अलावा जो अमेंडमेंट है रिगार्डिंग द एज ऑफ द जजेस, वो सही है, 68 तक जजेस की एज होनी चाहिए। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट और इनके जो चीफ जस्टिस की अलग बिल्डिंग्स अलग हो रही हैं, वो सारी जो मॉडलिटीज़ हैं वो सारी जो है एक्सेप्टेबल हैं। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है जुरिस्डिक्शन का। हाँ, ये जो जुरिस्डिक्शन सुओ मोटो वाली ख़त्म की गई है, ये भी जुरिस्डिक्शन ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, इसको कोई आप पैरामीटर्स दे दें या कोई इसका कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना दें, लेकिन मेरा ख्याल है कि सुओ मोटो को बिल्कुल ख़त्म कर देना जो है वो हमारे जो मुआशरती हालात हैं उसमें ये मुनासिब नहीं है। पीपल लुक टुवर्ड्स दी कोर्ट एंड स्पेशली दी सुप्रीम कोर्ट, तो उसको कंप्रोमाइज़ कर देना ये भी कोई इंटेंशनल अच्छी बात नज़र नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो जुरिस्डिक्शनल कर्टेल्स लगाई गई हैं इस 27th अमेंडमेंट में, वो दे नीड टू बी रिव्यूड बाय द कोर्ट। अब मसला ये आएगा कि ये रिव्यू कौन करेगा, क्या यही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी कि सुप्रीम कोर्ट करेगी? तो ये एक बहुत बड़ा इबहाम होगा कि जिस तरह 26th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अपनी अमेंडमेंट को खुद ही सुन रही थी, अब वो सारे केसेस चले जाएंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो अपने ही इख्तियारात को जज करना शुरू कर देगी। तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ ये क्लैरिटी आनी चाहिए, बजाय इसके कि देखिए एक बहुत मुबशर साहब एक बहुत सीरियस एंगल है हमारी लिटिगेशन का, और वो ये एंगल है कि हमें ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे कोर्ट्स, खास तौर पे सुपीरियर कोर्ट्स, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल केसेस के लिए बनाई जा रही हैं या बनी हुई हैं।
ये आज की बात नहीं है। मैं पिछले 35 साल से सुप्रीम कोर्ट में आ रहा हूं और 25 साल से आपने देखा कि मैं हर रोज सुप्रीम कोर्ट में आ रहा, लेकिन हर रोज या हर हफ्ते के बाद एक ऐसा पॉलिटिकल इशू शुरू हो जाता है जिसकी वजह से सारी सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग जो है वो खराब हो रही है। वो उसकी हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का वजूद जवाज है उसका, और उसको करने के लिए मैं बिल्कुल समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को इतनी जनरल जुरिस्डिक्शन दे दी है जितनी कि अभी अमेंडमेंट में आई है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विल बी ओवरबर्डन विद द नॉट ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स बट द पॉलिटिकल ओवरटोन्ड मैटर, जिसकी वजह से वो प्रोग्रेस नहीं होनी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट को अलग एक एपिलेट बेंच के तौर पे सामने पेश किया जा रहा है, पीपल विल नॉट हैव द फेथ। लेकिन लोग जुडिशियल सिस्टम को उसकी मेजेस्टी की वजह से रिस्पेक्ट देते हैं। आज जज कहीं भी चला जाए, पीपल स्टिल लुक हिम एज ए मैजिकल फिगर। पार्लियामेंटेरियंस को ये प्रिविलेज नहीं है, इसी तरह एग्जेक्टिव को भी ये प्रिविलेज नहीं है। तो इसलिए हमें एक ऑनर करना चाहिए। पूरी दुनिया में, पूरी हिस्टोरिकली देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, और इस सेपरेशन ऑफ पावर्स में जो विजडम की वाइट हेड और विग है वो जुडिशरी के पास ही होती है। आप जुडिशरी को एग्जेक्टिव के लेवल पे ला के या एग्जेक्टिव से भी नीचे ला के अगर रखेंगे तो फिर पीपल विल हैव नो ट्रस्ट एंड फेथ इन द जुडिशरी। हमने मेजेस्टी ऑफ द जुडिशरी जो है वो कंप्रोमाइज करनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से सिस्टम सारा जो है वो पॉइजन हो गया। आपने सुओ मोटो की बात की कि सुओ मोटो जो है वो अननेसेसरी हमने देखा पास में लिए जाते रहे, और सुओ मोटो से जितना प्रोसेस होता था, फॉर दैट मैटर आई वुड से इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस हो गया या फॉर कोई और इश्यूज हो गए, वो उसमें अननेसेसरी हर्डल्स क्रिएट हो जाते थे सुओ मोटोज से। और जहाँ पे मतलब एक बोतल पे सुओ मोटोज लिए जाते हो या फॉर दैट मैटर पैटी चीज़ों पे, समोसों पे अगर ले लिए जाए सुओ मोटो, तो फिर वो चीज़ें को बनती तो नहीं है ना, वो कोई तुक तो नहीं बढ़ती। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सुओ मोटो की बात कर रहे थे, आपने सुओ मोटो को छेड़ा था, तो सुओ मोटो तो अननेसेसरी यहाँ पे इस्तेमाल भी होते रहे ना। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अगर आपको याद हो, मैं सेक्रेटरी था सुप्रीम कोर्ट में 2005-6 में। दैट वाज द मोस्ट वॉलेटाइल पीरियड जहां सुओ मोटो चल रहे थे। और आप यकीन करें कि मैं आपको पिटीशन दिखाऊंगा। मैंने स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट में वो चैलेंज किया, मैंने पीआईए के लिए चैलेंज किया, मैंने रिकोडिक में आके भी मुखालफत की, मैंने जब इन्होंने स्टील मिल को कहा मैंने तब भी मुखालफत की। क्यों? इसलिए कि ये नेशनल प्रोजेक्ट्स जो थे ये सुप्रीम कोर्ट अननेसेसरी इंटरफेरेंस कर रही थी। लेकिन बात यह है कि सुओ मोटो को हम स्ट्रक्चर तो कर सकते हैं, जिस तरह हमने अभी प्रोसीजरल लॉ में किया है कि जी 3 जज बैठ के तो इसको डिसाइड करें, या कोई और तरीका भी निकाला जा सकता है, मजीद बैरियर क्रिएट किए जा सकते हैं। अभी हमने सुओ मोटो को खत्म किया है, सिर्फ एक कंडीशन लगा दी है कि जो भी काम होगा वो एक दरखास्त पे होगा, सुओ मोटो नहीं हो सकता। तो इनडायरेक्टली अगर मैं एज ए टेक्निकल लॉयर आपको कहूं कि मैं खुद ही दरखास्त दे के तो सुओ मोटो एक्सरसाइज करवा दूंगा, अगर जजेस ने करना है तो कर तो सकते हैं। ये कोई इतना अच्छा सेफ गार्ड नहीं इन्होंने बनाया। इससे बेहतर था सेफ गार्ड के अगर 3 जजेस को बनाते थे, या फिर ये कहते हैं जी कि नहीं हम इसकी जुरिस्डिक्शन मिक्स करके तो एक कंपोजिट बेंच बनाएंगे जो इसको डिसाइड करेगा, जो रिसेंटली हुआ है। सुओ मोटो होना जरूर चाहिए, लेकिन एज ए स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन के तौर पे होना चाहिए। गॉट योर पॉइंट। अच्छा, व्हाट अबाउट द बिल्कुल अनब्रिडल्ड पावर्स नहीं होनी चाहिए। ओके, गॉट योर पॉइंट। अच्छा, ये तीसरी जो बात थी जिसमें ये पूरा जो हायरार्की एंड यू नो सेटअप चेंज किया जा रहा है फौज के अंदर, उसमें तो मेरे ख्याल में आपको कोई रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ डीएसएस, अगर वॉर गेम्स को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो स्ट्रेटजी जो है वॉर की वो तो चेंज हो चुकी है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं अफवाज पाकिस्तान में वो लाना तो ज़रूरी थी। उस पर तो मेरे ख्याल में आप इत्तेफाक करेंगे मलिक साहब। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं सेंट्रल डिफेंस सिस्टम पे। नंबर 1, that central defense system is if responsible to the federal government in one way or the other, whether by through the subject to law or subject to the federal government's approval or subject to the parliament's approval. I think this is ideal combination. Mubashir Saab, you cannot live in past. ठीक है, बिल्कुल ठीक। You have to look after the globalization. You have to look after the technology का क्या, you have to look after the overall situation of the world. इस world situation में आपको हर मुल्क जो है उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी सिक्योरिटी है, बिल्कुल उसके बाद कोई नेक्स्ट चीज है। हमें भी इसी एंगल पे अब सोचना पड़ेगा। ये जो ख्याली बातें हैं, आइडियलिज्म है, ये सारा का सारा जो है किताबों की बातें हैं। प्रैक्टिकली हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह पावर को हैंडल करना है और ये पावर किस तरह एक्सरसाइज होनी है। ठीक,
हाँ, ये जरूर है कि प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं सिविलियंस को हमने देनी है। सिविल को अगर हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे, पॉलिटिशियंस को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तो फिर ये ड्रैकोनियन लॉ बन जाएगा। हमें हर सूरत आर्मी को ए पार्ट ऑफ द पावर शेयरिंग फार्मूला जो है वो उसमें लाना चाहिए। पावर शेयरिंग से क्या मुराद है, जी, उसको जी। जरा एक्सप्लेन करेंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, या जी, कैसे? पावर शेयरिंग से मुराद देखें ये है, मेरी पावर शेयरिंग से मुराद ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि आर्मी या फोर्सेस जो हैं दे आर मिनिस्ट्री कंपोनेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो भी तो लिम्ब ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। अब इसको शेयरिंग चाहिए, और वो शेयरिंग किस तरह हो सकती है? वो शेयरिंग ऐसे हो सकती है कि इनका यूनिफाइड रिप्रेजेंटेशन हो, और वो यूनिफाइड रिप्रेजेंटेशन जो है ऑफ कोर्स थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में, या अब उसकी पोजीशन इतनी पैरेलल हो कि उसकी से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे रिकग्नाइज्ड और एक्नॉलेज्ड हो। गॉट योर पॉइंट मलिक साहब, आपने बड़ी क्लैरिटी से 27th अमेंडमेंट जो है उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। आप उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी सामने रख दी, और जो ऐसे क्लॉजेज हैं जो रिव्यू किए जा सकते हैं या होने चाहिए वो भी आपने एक्सप्लेन कर दिए। एक आखिरी चीज़ समझाइएगा मलिक साहब। मलिक साहब, देयर आर र्यूमर्स, वी कैन नॉट टॉक अबाउट द र्यूमर्स, बट देन अगेन इट्स अ गॉसिप टाउन, Islamabad especially. Is the 28th amendment also needed or is in the offing? To tell you, Mubashir साहब, honestly, I believe in 1973 Constitution. जितनी तेजी से अमेंडमेंट्स आती हैं उतनी तेजी से ये वॉश आउट हो जाती हैं। 26th अमेंडमेंट अभी एडजुडिकेशन प्रोसेस में आई नहीं है, तो आधी खत्म भी होगी। ये भी अमेंडमेंट्स जो हैं ये हमें तो समझ नहीं आती, बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, कि ये अमेंडमेंट्स जो माइंड सेट कर रहा है या जिसको ये इल्ज़ाम दे रहे हैं, ये करवा रहा है, क्या ये इंटेंशनली जो पब्लिक ओपिनियन में रिफ्ट क्रिएट करने के लिए सारा कुछ हो रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि 28th अमेंडमेंट की जरूरत है, लेकिन अगर आप सिस्टम को मजीद टाइट कॉर्नर में लेके जाएंगे तो देन इट विल रिएक्ट।